अकेले बीजेपी ने ही पूरे चुनाव में 45% खर्च किए। कोई अपराधी भी यदि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है, उस यूनिक कोड से ही पता चलता है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड किस व्यक्ति का है। कि कम से कम हमें तो पता होना चाहिए कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पैसा कहां से ला रही है। ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 5 जजों की एक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। सच बताऊं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो अनएक्सपेक्टेड था। ये पता नहीं चला कि कौन सी कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है। क्या आप कभी हारते हुए घोड़े पर दांव लगाओगे? इस कंपनी पर ईडी 2019 से ही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। ये चिंता का विषय है। तो सवाल आता है कि क्या कांग्रेस भी स्कैम कर रही है? पर इसमें कहां स्कैम है? वो तो राज परिवार के पास पैसे गए हैं। यहाँ एक गाना मुझे याद आ रहा है कि छन से जो टूटे सारे सपने, जग सुना सुना लागे। इंडिया किसी चीज में आगे हो या फिर नहीं, परंतु इलेक्शन में पैसे खर्च करने के मामले में पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के डेटा के अनुसार 2019 के जनरल इलेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था, जो उस समय तक पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा चुनाव था। अकेले बीजेपी ने ही पूरे चुनाव में 45% खर्च किए, जो लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है। अब इसे यह मत अज्यूम कर लीजिएगा कि सिर्फ बीजेपी ही ऐसा करती है। 2009 के जनरल इलेक्शन के समय जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने भी पूरे चुनाव के 40% अकेले खर्च किए थे। तो ये बात तो क्लियर है कि जो पार्टी सत्ता में होते हैं वो ज्यादा पैसे खर्चते हैं चुनाव में। यदि 2019 के जनरल इलेक्शन में किए गए खर्च का एवरेज भी निकाला जाए तो हर लोकसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए खर्चे गए और हर एक वोटर के लिए 700 रुपये। कैन यू इमेजिन द अमाउंट? $8 बिलियन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में 30 से 35 ऐसे देश हैं जिसका पूरा GDP $8 बिलियन से कम है। लोएस्ट GDP वाले देशों को यदि देखा जाए तो 10 से 11 देशों का GDP को यदि मिला भी दिया जाए फिर भी $8 बिलियन से कम होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा। अब यहाँ से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम 1K सब्सक्राइबर पूरा कर सके। अब आते हैं वीडियो की ओर। तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार यदि ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनावों का खर्च एक साथ जोड़ दिया जाए तो अमाउंट 10 लाख करोड़ से भी ऊपर चला जाता है। इतना तो इंडिया में स्टेट बजट नहीं होता है। देश में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा स्टेट बजट मिलता है और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में यूपी का बजट मात्र 6,90,242 करोड़ रुपए था, जो कि चुनावी खर्चों से 30% कम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के चुनाव में कितना पैसा खर्चा जाता है। अभी भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि चलो खर्चे का तो समझ गए, परंतु ये सारे पॉलिटिकल पार्टी जितने पैसे लाते कहां से? वो लोग कोई बिजनेस तो करते हैं नहीं, पर फिर भी हजारों लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं उनके पास? द आंसर इज डोनेशन। सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए डोनेशन के रूप में पैसा कलेक्ट करती है। कोई भी एक व्यक्ति, एक कंपनी या फिर एक संस्था अपनी विचारधारा वाले पार्टी को डोनेशन दे सकती है। इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ज्यादातर डोनेशन लोग खुद के फायदे के लिए देते हैं। जैसे कोई यदि कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है ताकि जब वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए तब उस कंपनी को फायदा पहुंचे। कोई व्यक्ति यदि ज्यादा डोनेशन दे रहा है तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेने की उम्मीद कर रहा हो। कोई अपराधी भी यदि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है ताकि उसका ब्लैक मनी व्हाइट हो जाए और उसे कोई इलीगल काम करने में प्रॉब्लम ना हो। या फिर यदि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पार्टी बहुत अच्छा कर सकती है और इसे आगे जाना चाहिए, तब वो उस पार्टी को डोनेशन देते हैं। कुल मिलाकर ज्यादातर पार्टियां डोनेशन पर ही सर्वाइव कर पाती है। आजकल जो आप बवाल देख रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, वो सब इसी पर चल रहा है। पहले होता ये था कि जो भी लोग 20,000 से ज्यादा पैसे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते थे उसे अपना नाम रिवील करना पड़ता था, परंतु 20,000 से यदि 1 रुपया भी कम है तो आप अपना नाम नहीं भी रिवील कर सकते हो। वो आपकी मर्जी के ऊपर है। और यही सबसे बड़ा लूप होल था उस सिस्टम का। जिन लोगों को अपना नाम रिवील नहीं करना होता था वो करते ये थे कि 19,000 के बहुत सारे टोकन खरीद लेते थे और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर देते थे। ये सब ज्यादातर ब्लैक मनी वाले करते थे और इसी को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की। जल्द जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू भी कर दिया गया और सरकार के द्वारा कहा गया कि इससे ब्लैक मनी जो चंदा के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज के पास आता है वह कम होगा, जो हुई भी। लेकिन केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, परंतु यह बात आपको हास्यास्पद तब लगेगी जब इसकी सच्चाई के बारे में आपको पता चलेगा। अब यह सब समझाने के लिए आपको यह बता देता हूं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड था क्या और ये काम कैसे करता था। तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड बस एक कागज का टुकड़ा होता था। यदि किसी इंडियन सिटीजन या फिर भारत में रजिस्टर्ड कंपनी को अपने फेवरेट पार्टी को पैसे देने होते तब वो SBI के ब्रांच में जाकर 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेते और उस पॉलिटिकल पार्टी को दे देते। पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के भीतर उस इलेक्टोरल बॉन्ड को SBI के पास जाकर रिडीम कर सकती थी।
अब ऐसा नहीं है कि आप एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते थे, बल्कि इसके लिए आपको कुछ सिलेक्टेड ब्रांच में जाना पड़ता। सच बताऊं तो यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक यूनिक कोड लिखा हुआ होता है जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। जब तक उस पर अल्ट्रावायलेट रे नहीं पड़ता है तब तक वह दिखाई नहीं देता है। उस यूनिक कोड से ही पता चलता है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड किस व्यक्ति का है। एसबीआई उसे कंपनीज के राइट टू प्राइवेसी का बहाना देकर पब्लिक नहीं करती थी। यानी कुल मिलाकर कौन किसको पैसे दे रहा है या किसी को भी नहीं पता चलता था। सिर्फ जो पैसे दे रहा है वो कंपनी, एसबीआई और जिस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया जा रहा है उसे ही पता होता था कि कौन किसे पैसे दे रहा है। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि क्या यह सही है या फिर गलत। तो देखिए, मैं आपको पहले भी ये बोल चुका हूं कि किसी भी चीज को आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में मत देखिए। देयर आर सो मेनी शेड्स बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे पहला तो ये कि कम से कम हमें तो पता होना चाहिए कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पैसा कहां से ला रही है, कौन उसको फंड कर रहा है। यहाँ एक बात आपको क्लियर करता चलूं कि जो पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिए जा रहे थे वो ब्लैक मनी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सारा प्रोसेस बैंक के थ्रू ऑनलाइन हो रहा था। यानी पहले जो ब्लैक मनी अननोन होकर कैश के थ्रू दिया जा रहा था वही इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद व्हाइट मनी अननोन होकर पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाने लगा। अंतर बस इतना हुआ कि अब ब्लैक मनी नहीं आ रही थी। हालांकि मैं इस सिस्टम को पूरी तरह से सही नहीं मानता हूं, इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, परंतु इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोध में वही सारी पार्टियां ज्यादा आई जो सर्वाइव भी ब्लैक मनी की बदौलत कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर सिक्के का दो पहलू जरूर होता है। तो यदि उन कंपनीज का नाम पब्लिक कर दिया जाता तो एक प्रॉब्लम यह आती कि सत्ता परिवर्तन के बाद यदि दूसरी पार्टी पावर में आती तो उन कंपनीज को परेशान कर सकती थी, और ऐसा एक्चुअल में होता है। यही कारण है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से ना ही गलत बोल सकते हैं और ना ही सही बोल सकते हैं। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड इंडिया में लागू हुआ, कुछ एनजीओ जैसे एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और कॉमन कॉज के साथ कम्युनिस्ट जैसी पार्टियां भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और बोलती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अब एडीआर जैसी एनजीओ भी इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने की मांग कर रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से सही हो, यानी कुछ ना कुछ तो गलत था उसमें। जहां कुछ एंटिटीज का विरोध कर रही थी तो वहीं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत ही सेफ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसमें कोई भी फ्लॉज या फिर इशू नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी को और मजबूत करती है। इन सब के दौरान पूरा प्रोसेस क्या क्या हुआ ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर हम असली मुद्दा से भटक जाएंगे और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो आपको सीधा ले चलता हूं 15 फरवरी 2024 को, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 5 जजों की एक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह स्कीम वोटर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करती है। फॉलोइंग आर आवर कंक्लूजन्स। A, the electoral bond scheme, the proviso to section 29C(1) of the Representation of the People Act 1951 as amended by section 137 of the Finance Act 2017, section 182(3) of the Companies Act as amended by section 154 of the Finance Act 2017 and section 13(A)(B) as amended by section 11 of the Finance Act 2017 are violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional. And B, the deletion of the proviso to section 182(1) of the Companies Act permitting unlimited corporate contributions to political parties is arbitrary and violative of Article 14. अब यहाँ से शुरू होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच असली घमासान। ये सब बताऊंगा, परंतु इससे पहले एक बात क्लियर करता चलूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है तो सच में वो स्कीम पूरी तरह से नहीं पर गलत था। इस बात में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सारा डेटा पब्लिक करने के लिए कहा कि कौन से कंपनी ने किसको पैसा दिया है। इसके बाद एसबीआई ने कहा कि हमें अच्छे से ऑडिट करके पूरा डेटा पब्लिक करने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, परंतु एसबीआई ने साफ शब्दों में कहा कि 15 मार्च से पहले पूरा डेटा पब्लिक कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए एसबीआई ने 12 मार्च को ही एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेन ड्राइव में 2 पीडीएफ सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। एक पीडीएफ में यह था कि कौन सी कंपनी किस दिन और कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी थी, और दूसरे पीडीएफ में यह था कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी किस दिन और कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम की थी। डेटा पब्लिक होने के बाद जो नंबर सामने आया, सच बताऊं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि एसबीआई ने सिर्फ ये डेटा पब्लिक किया है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है और कौन से कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कितना पैसा डोनेट किया है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक यूनिक कोड लिखा हुआ होता है जिससे पता चलता है कि किस व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकलकर कौन से पॉलिटिकल पार्टी के पास गया। एसबीआई ने सब कुछ तो पब्लिक कर दिया, परंतु वही यूनिक कोड पब्लिक नहीं किया, जिससे ये तो पता चल गया कि कौन से कंपनी ने कितना पैसा
डोनेट किया और किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला, परंतु ये पता नहीं चला कि कौन से कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है। इस डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले, टीएमसी को 1609 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1421 करोड़, बीआरएस को 1214 करोड़ रुपए मिले। और भी कुछ पार्टियां हैं जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसे मिले थे, उसका लिस्ट मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि बीजेपी को सबसे ज्यादा लगभग 47% अमाउंट मिला। तो क्या यह अनएक्सपेक्टेड था? द आंसर इज नो। कोई भी कंपनी उसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगी जो कि सत्ता में मजबूत स्थिति में हो। क्या आप कभी हारते हुए घोड़े पर दांव लगाओगे? नहीं लगाओगे। वैसे ही कंपनीज है, वो सब कोई चंदा देने के लिए या फिर चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे, वो भी सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं, तब किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं। आज केंद्र में बीजेपी सरकार बहुत ही मजबूत स्थिति में है और लगभग आधे राज्यों में उन्हीं की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें सबसे ज्यादा चंदा मिलेगा। यदि कांग्रेस इस स्थिति में होती कि वह जनरल इलेक्शन जीत सकती थी, तब आप देखते कि यह परसेंटेज 40-60 का भी हो सकता था। यदि कोई यह कहे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अधिक चंदा मिला इसलिए स्कैम है, तब तो भाई फिर ये इलॉजिकल हो जाता है। आप शुरुआत से हिस्ट्री उठाकर देख लो, जो पार्टी पावर में रहती है उसे ज्यादा पैसा मिलता है कंपनीज के द्वारा। आप टीएमसी को ही देख लीजिए, उसे तो कांग्रेस से भी ज्यादा चंदा मिला है। इसका भी यही कारण है कि ममता दीदी बंगाल में भी सबसे मजबूत स्थिति में है और सच बताओ तो लगता नहीं है कि निकट भविष्य में उसे कोई हरा सकता है, इसीलिए उसे ज्यादा चंदा मिला है। वही स्थिति आज बीजेपी का केंद्र में है, तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब यह देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो कंपनी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रही थी। इसमें सबसे पहला नाम आता है फ्यूचर गेम्स एंड होटल सर्विसेज का, जिसने कुल मिलाकर 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया। आश्चर्य की बात यह है कि इस कंपनी पर ईडी 2019 से ही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। अप्रैल 2022 में कंपनी के संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद अप्रैल से दिसंबर तक 2022 के बीच फ्यूचर गेमिंग वाली कंपनी ने 290 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये चिंता का विषय है। जिस कंपनी पर ईडी के छापे चल रहे हो, जिसकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई हो, वो लीगल तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही थी। हालांकि यह तय नहीं है कि फ्यूचर गेमिंग वाली कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसे दिए। पूरी लेफ्ट लॉबी आपको ये कहते हुए मिल जाएगी कि उन्होंने पैसे बीजेपी को ही दिए हैं, क्योंकि इसमें ईडी वाला एंगल आ जाता है, जबकि उन लोगों को भी नहीं पता है कि एक्चुअल में पैसे किसे दिए गए हैं। इसके बाद 23 सितंबर 2023 को इस कंपनी के खिलाफ ईडी के द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। सोचिए, यदि इन लोगों के लॉजिक के हिसाब से चले तो फ्यूचर गेमिंग वालों के खिलाफ तो चार्जशीट दायर ही नहीं होना चाहिए। ऐसा एक कंपनी नहीं है जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। अप्रोक्सीमेटली 21 ऐसी कंपनियां हैं जो केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसमें मेगा इंजीनियर इन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, हेटेरो फार्मा ग्रुप, हीरो मोटर कार जैसी कंपनियां हैं। मैं सभी का तो नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी लगा रहा हूं, आप चाहे तो इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के छापेमारी के डर से पार्टियों को पैसा देने वाली बात गलत है। आप एक बात बताइए कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर सकती है, तब वो क्यों नहीं की होगी? हो सकता है बीजेपी को ज्यादा फंड इसीलिए भी मिला क्योंकि ईडी और सीबीआई उनके पास है, और ऐसा आज से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद ही कंपनियां केंद्रीय एजेंसियों के डर से पैसा डोनेट कर रही है। 2004-05 से लेकर 14-15 तक कांग्रेस को 3323 करोड़ रुपए और बीजेपी को 2125 करोड़ रुपए अज्ञात सोर्स से मिले। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह बिल्कुल ही सात्विक तरीके से मिला होगा? वो भी तब जब पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादा ब्लैक मनी ही आता था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस चीज को बीजेपी ने ही इन्वेंट करा है। कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा होता था, बस तरीका अलग था। बीजेपी के समय में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बस ये चेंज हुआ कि कंपनियां आसानी से अज्ञात होकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे सकती थी। अब हमारे राहुल बाबा इस पर क्या बोल रहे हैं, आप उन्हें सुन लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। इनका कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरा का पूरा एक स्कैम है। तो सवाल आता है कि क्या कांग्रेस भी स्कैम कर रही है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसे नहीं मिले। कांग्रेस को भी 1421 करोड़ रुपए मिले थे, यानी यदि खुद के पार्टी को मिले तब कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। परंतु वही जब बीजेपी को मिल जाए तब उसमें प्रॉब्लम है, तब वो स्कैम बन जाता है। सारे कांग्रेसी सत्यवादी बिल्कुल ही राजा हरिश्चंद्र के जैसे हैं। अब इसमें यह मत अज्यूम कर लीजिएगा कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के समर्थन में बोल रहा हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को कि उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी के काले धंधे को बंद कर दिया। यहाँ एक बात और मेंशन करना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को टोकन वाला सिस्टम भी अब लागू नहीं करना चाहिए, जिसमें ज्यादातर ब्लैक मनी ही आता था। 2012 में कांग्रेस को कूपन के थ्रू 1171 करोड़ रुपए मिले, जबकि बीजेपी को मात्र 716 करोड़ रुपए मिले थे। पर इसमें कहां स्कैम है? वो तो राज परिवार के पास पैसे गए हैं। वहीं जब इतनी मजबूत पार्टी होने के बाद बीजेपी को ज्यादा पैसे मिल जाए तब ये स्कैम है। एक्चुअली ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में अंबानी अडानी का पैसा बीजेपी के पास निकले, परंतु जब ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग विरोध किस आधार पर करें? तो बस ये सीधा सीधी बोल देना है कि ये स्कैम है। यहाँ एक गाना मुझे याद आ रहा है
कि छन से जो टूटे सारे सपने जग सुना सुना लागे। मुझे तो लगता है कि इनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है कि बीजेपी को उतना पैसा मिल गया और कांग्रेस को क्यों नहीं मिला। राहुल गांधी यदि ये बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा एक स्कैम है, तो कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए ही क्यों? क्या सिर्फ सीपीआई ही एक ऐसी पार्टी है जिसे सच में लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, यानी पैसे भी लेना है और स्कैम भी बोलना है? यदि आपको अभी भी लगता है कि वो एक स्कैम का पैसा है तो आप अभी भी वापस कर दीजिए, क्यों रखे हो अपने पास? एक समय ऐसा भी था जब सभी पार्टियों को मिलाकर जितना चंदा मिलता था उससे डबल कांग्रेस पार्टी को अकेले मिलता था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस समय कांग्रेस को पूरा ही सात्विक तरीके से पैसा मिलता था? ऐसा सुनने में आ रहा है कि फ्यूचर गेमिंग वालों ने डीएमके को भी कुछ 100 करोड़ रुपए दिए हैं। अगेन ये कंफर्म नहीं है पर ऐसा सुनने में आ रहा है। तो क्या डीएमके ने भी फ्यूचर गेमिंग वाले को बचाने में हेल्प किया है? और यदि ऐसा है तो इंडिया अलायंस से उनको निकाल देना चाहिए। आप देखोगे कि जिन जिन पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग मिली है, बीजेपी को छोड़कर ज्यादातर पार्टियां विपक्षी है, तो उन्होंने कौन सा स्कैम किया है? उनके पास कौन सा ईडी और सीबीआई है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप इन नैया पार वाले सर को ही देख लीजिए, बातें तो बड़े ही सात्विक वाले करेंगे, परंतु जब आप इनके फैक्ट चेक करोगे तब आपको समझ आएगा कि कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाता है। सिर्फ इनकी ही नहीं, पूरे लेफ्टिस्ट ग्रुप का यही फ्रस्ट्रेशन है कि कैसे एक राइट विंग वाले हिंदू नेशनलिस्ट सरकार 10 सालों से स्टेबल चलती आ रही है। आप रवीश कुमार को ही देख लीजिए, ये तो भाई फेक न्यूज की फैक्ट्री है। आपको याद होगा कि जब हमारे नेवी ऑफिशियल्स कतर में फंसे थे तब इन्होंने कितने सारे वीडियोस बना डाले, परंतु जब वहीं वे वापस आए तब इन्होंने एक भी प्रोग्राम नहीं किया। वैसे ही संदेश खाली वाले मुद्दों पर भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और मणिपुर वालों पर इन्होंने हल्ला मचा रखा था, जबकि मणिपुर वाला स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था और संदेश खाली वाला स्टेट स्पॉन्सर्ड था। पर खैर क्या ही बोल सकते हैं। आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी पार्टी के पास सात्विक तरीके से इतना पैसा नहीं आता है, चाहे वो राज परिवार कांग्रेस ही क्यों ना हो। यदि आपको लगता है कि बीजेपी सही है तो आपको बता दूं कि बीजेपी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। कोई भी कंपनी इतना पैसा पानी की तरह बहाना नहीं चाहती, परंतु कंपनी यदि पैसा नहीं देगी तो उनके ऊपर आफत आ जाएगी। एक बात आप सिंपल याद रखिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी चोर है, वो डकैत है, ये सब बस एक पॉलिटिक्स है। और सच्चाई भी पॉलिटिक्स ये है कि जो पार्टी आज आरोप लगा रही है वो भी यही करती थी, और सच्चाई ये है कि पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेने के लिए कंपनियों को परेशान करती है। तो सिर्फ एक तरफ का सुनकर कोई भी परसेप्शन मत बनाइए। यदि आप चाहते हैं कि और भी लोग इस वीडियो को देखें ताकि उन्हें भी सच्चाई पता चले, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट तो कर ही सकते हैं ताकि वीडियो का रीच बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बाकी जाने से पहले आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि याद रखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है।